नेशनल इनकम की क्लास में, राष्ट्रीय आय की क्लास में मैं नया टॉपिक लेने वाली हूं और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि अलग से कॉन्सेप्ट का पेज बना लीजिएगा, तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे। कितने कॉन्सेप्ट लिखे करवाए थे मैंने लास्ट क्लास में? स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट करवाया था, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, 2 करवाए थे कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहां पर ये आ गया तीसरा कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ गुड्स, वस्तुओं के प्रकार। अब अगर मैं गुड्स की टाइप, ये हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करने वाला है। अगर मैं गुड्स की टाइप की बात करूं तो 2 तरह से मैं गुड्स को डिवाइड कर सकती हूं। एक हम कहते हैं फाइनल गुड्स, यानी अंतिम वस्तुएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं 2 तरह की गुड्स होती है, फाइनल और इंटरमीडिएट। अब ये गुड्स पे डिपेंड नहीं करता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये डिपेंड करता है उनके यूज पर। एक ही वस्तु फाइनल यानी अंतिम भी हो सकती है, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस गुड का आप यूज क्या कर रहे हो, उसका प्रयोग क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अब सुनना जरा, कौन सी वस्तु होती है अंतिम वस्तु? तो देखना जरा, those goods which can be used for consumption, जो उपभोग के लिए प्रयोग की जाए, वो वस्तुएं जो उपभोग के लिए प्रयोग करें। आपने भूख लगी थी, आपने ब्रेड खरीदी, ब्रेड में मक्खन लगाया, खा गए, वो बन गई फाइनल गुड, अंतिम वस्तु बन गई, क्योंकि आपने उसका उपभोग किया, कंजम्पशन की। और which are used for investment, यानी जो पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग की जाए, पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग की जाए, वो भी कहलाती है अंतिम वस्तुएं, विच आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन खरीद ली आपने, कच्चा माल खरीदा, वो नहीं है फाइनल गुड, पर आपने मशीन खरीदी जो लंबे समय तक चलेगी। इसे हम स्थिर या स्थायी वस्तु भी कहते हैं, फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, या कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। कैपिटल गुड्स याद रखिएगा, पूंजीगत वस्तुएं। यहां मैं लिख रही हूं कि इन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, यानी पूंजीगत वस्तुएं। और पता है इसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन गुड्स, यानी उपभोग वस्तुएं। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड, यानी फाइनल गुड के आगे 2 पार्ट बना दिए मैंने, कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड। अब आप एग्जांपल सुनिएगा। मान लीजिए आपने अपने घर में, ध्यान सुनना, आपने अपने घर में फैन बाय किया, फैन, पंखा खरीदा, तो ये कौन सी गुड हुई? ये हुई अंतिम वस्तु। और अंतिम वस्तु में कौन सी हुई? उपभोग वस्तु, क्योंकि ये आपने उपभोग के लिए प्रयोग की। लेकिन अगर आपने अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए या दुकान में लगाने के लिए फैन खरीदा, तो उसका पर्पज अपना कंजम्पशन नहीं था, लेकिन वो लंबे समय तक प्रोडक्शन में चलेगा, इन्वेस्टमेंट है, पूंजी निर्माण है, तो वो कौन सी बन गई? कैपिटल गुड। तो ये तो हुई। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना है, एक और, क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें शामिल होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, खाली क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम स्टॉक कहते हैं इसको, ये भी समझना। ये थोड़ी देर बाद समझाती हूँ, पहले मध्यवर्ती वस्तु समझाऊं, फिर थोड़ी देर बाद इसको समझाती हूँ क्या है ये अंतिम स्टॉक। अब जरा इंटरमीडिएट गुड की बात करें। इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है? यूज्ड फॉर रीसेल, बिक्री के लिए खरीदी गई, जो बिक्री के लिए खरीदी जाती है। आपने खरीदी ब्रेड अपनी शॉप में, आप उसे बेचना चाहते हो, आपने ब्रेड बाय की एंड यू आर गोइंग टू सेल दैट ब्रेड। सुबह आई, शाम तक खत्म हो गई,
तो वो ब्रेड अब क्या बन गया, आपने खाई नहीं है वो ब्रेड अब क्या बन गई, बेची है तो बन गई मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड। और या फिर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर, यानी उत्पादन में प्रयोग के लिए। कोई आपने मान लीजिए आपने कच्चा माल खरीदा, आपने मैदा खरीदा और मैदे से, फैक्ट्री है आपकी या बेकरी है आपकी, मैदे से आप बनाते हैं बंस। बंस मतलब बर्गर टाइप जो होते हैं वो बंस। अब आप मैदे से बर्गर बना रहे हैं, बर्गर बंस बना रहे हैं अगर आप, तो आपने अगर मैदा खरीदा है, इस साल ही उसके बर्गर बन गए सारे के सारे, बट ऑब्वियसली जल्दी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है नहीं तो वो मैदा आपके लिए क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु। या आपने ब्रेड खरीदी, देखिए दो एग्जांपल सुनिएगा। आपने ब्रेड खरीदी, मान लीजिए ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल 1 से मार्च 31, याद रखिएगा अप्रैल 1 से मार्च 31 होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस साल के अंदर एक बिजनेसमैन अपने सारे रिकॉर्डिंग करता है, एक्सपेंस की, इनकम की, प्रॉफिट की, लॉस की, फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं उसको। वो होता है अप्रैल 1, जैसे अब ये वाला कौन सा चल रहा है, अप्रैल 1 2021 से मार्च 31 2022 तक, ये ऐसे होगा फाइनेंशियल ईयर। तो मान लीजिए आपने मार्च 30 को आपने ब्रेड खरीदी ब्रेड, और 31 को खरीदी लेट, सुबह 31 को खरीदी ब्रेड 500 पैकेट्स। अब उस 500 पैकेट्स में से, ईयर एंड की बात कर रही हूँ, ईयर एंड हो रहा है, 500 पैकेट में से आपके 450 पैकेट तो बिक गए। जो 450 पैकेट बिक गए वो क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड। पर जो 50 पैकेट बच गए जो कि अगले साल बिकेंगे, अब अगले साल तो अगला दिन ही है, अप्रैल 1 से अगला दिन शुरू हो जाएगा, तो अगले साल के लिए अगर कुछ वस्तु बच गई, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, कोई भी मध्यवर्ती वस्तु अगर ईयर के एंड में बच जाती है तो वो मध्यवर्ती ना होकर क्या हो जाती है, अंतिम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना। कोई भी मध्यवर्ती वस्तु होती क्या है, मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु है जिसे आप या तो इसी साल बेचने के लिए खरीद रहे हो, या इसी साल उससे कुछ और बना रहे हो, उसका रूप बदलकर उसे कच्चे माल की तरह यूज कर रहे हो और उसका कुछ और बना रहे हो, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, तो आपका वो अंतिम मध्यवर्ती है। लेकिन अगर इन दोनों में से कुछ बच जाता है और आप उसे नेक्स्ट ईयर बेचोगे या नेक्स्ट ईयर यूज करोगे प्रोडक्शन में, तो नेक्स्ट ईयर अगर आप यूज कर रहे हो तो वही मध्यवर्ती वस्तु क्या बन जाएगी, अंतिम वस्तु बन जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं जरा, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अच्छा एक और चीज सुनो इसके अंदर, मशीन खरीदी आपने, सपोज वॉशिंग मशीन खरीदी। अब आप बताना, अगर वॉशिंग मशीन घर के लिए खरीदी तो वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है? मैम फाइनल गुड। हाँ फाइनल है, बिल्कुल, और लिख के बताया करो, ठीक है, फाइनल गुड ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपकी सपोज ड्राई क्लीनिंग शॉप है और अब आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, तो अब बताइए वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है? ड्राई क्लीन की दुकान है और अब वॉशिंग मशीन चाहिए, अब वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है? नहीं, वो फाइनल है, अब भी फाइनल है। कोई भी आप फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्ति खरीदते हैं उत्पादन में, जो कि योगदान देती है, जो लंबे समय तक उत्पादन में चलती है, वो फाइनल गुड ही होती है, क्योंकि वो इसी साल खत्म नहीं हुई, वो आगे आने वाले सभी ईयर्स में चली। तो वॉशिंग मशीन घर के लिए खरीदो, वॉशिंग मशीन आप अपने बिजनेस के लिए खरीदो, तो वो क्या कहलाएगी, फाइनल ही कहलाएगी। बस जो आपने घर के लिए खरीदी थी वो कंजम्पशन गुड थी, और जो आपने अपनी ड्राई क्लीनिंग शॉप के लिए खरीदी है वो कौन सी गुड है, कैपिटल गुड है। लेकिन अब सुना तीसरा एग्जांपल, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी क्योंकि आपका काम ही वॉशिंग मशीन बेचने का है, आपने 1000 वॉशिंग मशीन खरीद ली। किस लिए खरीदी, फॉर रीसेल इन सेम ईयर। वॉशिंग मशीन खरीदी क्योंकि आपको बेचना था, शोरूम है वॉशिंग मशीन बेचने का। अब वो वॉशिंग मशीन क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गई। ये फर्क है, ध्यान रखना। ये फिक्स्ड एसेट्स में, जो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, वो एसेट जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए चले। तो बिजनेस में अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए कोई असेट चलता है, कोई संपत्ति चलती है, तो फाइनल गुड होती है, वो इंटरमीडिएट नहीं होती, ये ध्यान रखना।
और अब देखिए बात सिर्फ वॉशिंग मशीन की हुई थी, तो वॉशिंग मशीन फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये वॉशिंग मशीन पे नहीं डिपेंड किया, ये किस पे डिपेंड किया, उसका प्रयोग क्या कर रहे हो, उसका यूज क्या कर रहे हो। वॉशिंग मशीन घर में यूज की, फाइनल गुड कौन सी, उपभोक्ता वस्तु। वॉशिंग मशीन बिजनेस में ड्राई क्लीनिंग शॉप पे यूज की, फाइनल गुड, लेकिन कौन सी, कैपिटल वाली, पूंजीगत वस्तु। वॉशिंग मशीन का शोरूम में बेचने का, इसलिए तुमने वॉशिंग मशीन खरीदी क्योंकि बेचनी है, तो अब वॉशिंग मशीन हो गई इंटरमीडिएट गुड, मध्यवर्ती वस्तु। तो ये देखिए वॉशिंग मशीन से अगर पूछे कोई फाइनल है या इंटरमीडिएट है, आप बोलोगे मुझे नहीं पता भाई, लेकिन उसका यूज क्या है जैसे ही पता चला फिर आपको पता है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुड्स को देखते ही बता सकते हो कि फाइनल है इंटरमीडिएट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन के अंदर यूज हुई जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को खरीद रही हूं, प्लास्टिक नहीं होता एक्चुअली, पाउडर होता है प्लास्टिक का, कोई भी प्लास्टिक की चीज प्लास्टिक के पाउडर या प्लास्टिक के दाने से बनती है, उसे मशीन में डालते हैं सांचे में और वो ऐसे उभर के आ जाती है। तो अगर मैं प्लास्टिक के दाना खरीद रही हूँ या प्लास्टिक का पाउडर खरीद रही हूँ, तो बट ऑब्वियस है घर में तो खाऊंगी नहीं उसको, उससे तो क्या करूंगी, फर्दर प्रोडक्शन करूंगी, वो तो कच्चा माल है। तो वो प्लास्टिक का दाना क्या बन गया या वो प्लास्टिक का पाउडर क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड बन गया, यानी मध्यवर्ती वस्तु बन गया। तो वैसे हमें एक गुड फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, डिपेंड करता है उस गुड का आप प्रयोग क्या कर रहे हैं। एक और बहुत खास बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा ध्यान से, नोट कर लेना मेरी वीडियो को देखकर। मान लीजिए एक स्कूल ने बस खरीदी, एक प्राइवेट स्कूल है, उसने बस खरीदी बच्चों को लाने ले जाने के लिए, तो वो गुड, वो स्कूल बस क्या हुई, फाइनल या इंटरमीडिएट। अब मैंने कहा कोई भी फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक चलता है, अगर प्रोडक्शन करने के लिए, देखो स्कूल भी क्या कर रहा है, सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है, फ्री में नहीं बेचता ना प्राइवेट स्कूल, तो अपनी सर्विसेज पैसे लेकर बेचता, तो सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है। अब स्कूल ने जो बस खरीदी वो बस फाइनल गुड है, क्यों, वो किसके लिए खरीदी, वो खरीदी इन्वेस्टमेंट के लिए, लंबे समय तक उत्पादन में योगदान देगी, लंबे समय तक जो योगदान दे वस्तु वो फाइनल गुड कहलाती है। और जो इसी समय खत्म हो जाए, लाए और इस साल यूज कर लिया फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। ये स्कूल ने बस खरीदी, फाइनल गुड है। लेकिन अगर हमारे देश के डिफेंस पर्सोनेल ने, आर्मी ने, कल आर्मी डे था 15 जनवरी, आर्मी डे की स्थापना हुई थी हमारे देश की आर्मी की, ब्रिटिशर से इंडियन आर्मी के हाथ में आया था कमांड, हमारे देश की जो आर्मी के हाथ में आया था, तो इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। चलिए वापस आती हूँ, आर्मी ने अगर बसेस खरीदी या ट्रक्स खरीदे या टैंक्स खरीदे डिफेंस के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो याद रखना यहां पर वो इंटरमीडिएट गुड माने जाते हैं, मध्यवर्ती वस्तु माने जाते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं माने जाते, वो क्योंकि देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम आएंगे और पता नहीं कब खत्म भी हो जाएंगे, लंबे समय तक चल भी पाएंगे कि नहीं, तो वो इंटरमीडिएट है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट और फाइनल में आर्मी ने अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा, कोई भी स्थायी परिसंपत्ति खरीदी, टैंक्स है या बसेस है या ट्रक्स है, कोई भी ऐसी, या कार्स है या जीप्स है, इस तरह की कोई चीज खरीदी है, तो वो फाइनल नहीं है, वो इंटरमीडिएट कहलाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कि कोई गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल है। ये फर्स्ट स्क्रीन है हमारी। एक चीज और खास ध्यान रखिएगा, क्या, इंटरमीडिएट गुड डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय और राष्ट्रीय आय निकालने में शामिल नहीं की जाती, घरेलू आय या राष्ट्रीय आय निकालने में शामिल नहीं की जाती, लेकिन फाइनल गुड घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। घरेलू आय निकालने में डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, कुछ भी निकालना हो, कौन सी गुड इन दोनों में से शामिल होगी, फाइनल, नॉट इंटरमीडिएट। याद रखिएगा इस बात को, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल क्यों नहीं करते हैं, वो भी बताती हूं मैं कि क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फाइनल गुड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उपभोक्ता वस्तु और दूसरा पूंजीगत वस्तु, यानी कैपिटल गुड और कंजम्पशन गुड। बहुत सिंपल है, अगर आप
कंज्यूमर के खुद के यूज के लिए कोई भी वस्तु खरीदते हो, कंज्यूमर के यूज के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स मतलब हुआ प्रत्यक्ष इच्छा पूर्ति के लिए, तो वो वस्तु बन जाती है कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड। आप कंज्यूमर गुड भी कह सकते हो इसको, कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड। लेकिन जो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस खरीदी जाए, प्रोडक्शन के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इन प्रोडक्शन, उत्पादन में योगदान के लिए, उत्पादन में लंबे समय तक चलने के लिए, वो कहलाती है कैपिटल गुड। अब ये जो कंज्यूमर गुड है ये कई तरीके की होती है। एक नॉन ड्यूरेबल, दूसरी सेमी ड्यूरेबल, तीसरी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है स्थायी, लंबे समय तक चलने वाली, और नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है एक बार उपयोग में आने वाली, और सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है हिंदी में जो कुछ समय तक प्रयोग में आए। बुक में अच्छा वर्ड दिया है, जैसे एग्जांपल देती हूं आपको, जैसे फ्रूट्स एक ही बार यूज हुआ खत्म हो गए, वेजिटेबल्स, या सेवाएं, डॉक्टर की सेवा, नर्स की सेवा, वो भी इसके अंदर आता है। नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज वो इसके अंदर आता है। सेमी ड्यूरेबल में जैसे क्लोथ्स, कपड़े कई बार यूज हो जाते हैं, है ना, और कई साल तो नहीं यूज होते, वैसे हमारे इंडियंस में तो कई साल भी हम यूज कर सकते हैं। शूज, और ड्यूरेबल में जैसे फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, अलमीरा, यानी जो भी फर्नीचर है वो सब आ जाता है ड्यूरेबल के अंदर। यानी जो आपकी उपभोक्ता वस्तु है वो तीन तरह से आप बांट सकते हो, सेवाएं भी इसमें शामिल कर सकते हो। लेकिन जो पूंजीगत वस्तु है, कैपिटल गुड्स है, वो सिर्फ होती है ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाली। ड्यूरेबल गुड्स, स्थिर या स्थायी संपत्तियां, इनको हम स्थायी परिसंपत्तियां भी कहते हैं। अब दोबारा सुनना, फिर से एग्जांपल ले रही हूं। आपने एक मारुति वैन परचेज की, ओमनी जिसे कहते हैं, घर के लिए खरीदी तो वो हो गई कंज्यूमर गुड, कौन सी, ड्यूरेबल, स्थायी। लेकिन अगर आपने फैक्ट्री का सामान लाने ले जाने के लिए खरीदी तो वो हो गई कैपिटल गुड, क्योंकि वो उत्पादन में योगदान देती है, ये प्रोडक्शन में योगदान दे रही है लंबे समय तक, ठीक। और ये घर के लिए यूज हो रही है, आपकी डायरेक्ट वांट सैटिस्फाई करने के लिए यूज हो रही है। लेकिन दोनों ही, चाहे उपभोक्ता वस्तु है चाहे उत्पादन, ये कैपिटल गुड्स है, दोनों ही क्या है, दोनों ही फाइनल गुड्स होती है, फाइनल गुड्स, ठीक है। इसको ध्यान रखें, ये आपकी सेकेंड स्क्रीन है। तो फाइनल गुड्स के दो पार्ट्स बता दिए मैंने, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अब देखो मैंने गुड्स को और बांट दिया, उत्पादक वस्तु या प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो उत्पादन में योगदान दे, दोज गुड्स विच आर हेल्पफुल इन फर्दर प्रोडक्शन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। उत्पादन में योगदान देने वाली वस्तुओं को आप कहते हैं प्रोड्यूसर गुड। अब ये दो तरह की होती है, प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह की होती, एक पूंजीगत यानी कैपिटल गुड्स और दूसरी मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कच्चा माल उत्पादन में योगदान देता है, जो उत्पादन करने में नहीं, जो पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाए, दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाए, या जो उत्पादन में प्रयोग हो जाए इसी साल करंट ईयर, याद रखना, इसी साल प्रयोग हो जाए, खत्म हो जाए।
जिनका रूप रंग ही बदल जाए। जैसे मान लीजिए आपने मैंने कहा मैदा खरीदा, अगर आपने मैदा खरीदा और उससे ब्रेड बना दी तो मैदा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु है और उत्पादक वस्तु का ही पार्ट हो गया वो। और अगर आपने मैदा खरीदा, आपकी किराने की शॉप है, मैदा खरीदा आपने और आपने वो मार्केट में बेच दिया, दोबारा से खरीदा और बेचा, क्योंकि आपकी ग्रोसरी शॉप है तो पुनः बिक्री यानी रीसेल के लिए आपने बाय किया, तो वो भी आपकी प्रोड्यूसर गुड होगी। लेकिन अगर आपने अपनी उसी, जहां आप मैदे से ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड बनाने के लिए आपने अवन खरीदा, ओवन कहते हैं ना, तो अवन खरीदा बेकरी में, तो अवन क्या है, वो पूंजीगत वस्तु है। तो आप देखिए प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट दोनों गुड्स काम आ रही है, इंटरमीडिएट गुड्स भी और कैपिटल गुड्स भी। अब क्वेश्चन एक अराइज होता है कि क्या सारी प्रोड्यूसर गुड्स, क्या सारी उत्पादक वस्तुएं मध्यवर्ती होती हैं? तो आंसर है नहीं, सारी प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होती। इनमें से जो गुड्स रीसेल के लिए खरीदी जाए, रीसेल के लिए वो, या जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदी जाए सेम ईयर में, सिर्फ वो इंटरमीडिएट होती है। जो लॉन्ग पीरियड तक प्रोडक्शन में चलती रहे, लंबे समय तक प्रोडक्शन में जिनका पूंजी निर्माण होता रहे, यूटिलाइज होता रहे, यूज होता रहे, वो बन जाती है फाइनल गुड्स। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? फाइनल गुड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट भी आ जाती है और फाइनल भी आ जाती है। ऐसे ही जो आपकी फाइनल गुड्स मैंने अभी बताई, वो भी दो तरह की थी, उसमें कंज्यूमर थी और एक कैपिटल थी। ध्यान रखना, कैपिटल गुड फाइनल गुड भी होती है और प्रोड्यूसर गुड भी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि अगर आप डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालेंगे तो प्रोड्यूसर गुड में से, इन दोनों में से कौन सी गुड शामिल होगी? जल्दी जवाब दो, बोल दो जल्दी से। कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं शामिल होंगी नेशनल इनकम निकालने में, या इंटरमीडिएट गुड्स शामिल होंगी? कैपिटल गुड शामिल होंगी, क्योंकि कैपिटल गुड किसका पार्ट है? फाइनल गुड का पार्ट है, इसलिए वो शामिल होंगी इसके अंदर। इसमें क्वेश्चन किस तरीके का बनता है? आप सबकी बुक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के तौर पर, जिसमें लिखा है कि ये वस्तु क्या है, अंतिम है या मध्यवर्ती है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, घरेलू आय में शामिल होगी या नहीं। याद रखना, कोई भी वस्तु राष्ट्रीय और घरेलू आय में शामिल होती है या नहीं होती, ये डिपेंड करता है उस वस्तु के यूज पर कि वो मध्यवर्ती है या वो अंतिम वस्तु है। तो ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है कि शामिल होगी या नहीं होगी, रीजन भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। तो जो मैंने अब तक पढ़ाया है, देखिए उससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी आगे की क्लास में और जो टॉपिक होंगे करवाएंगे, लेकिन अभी आप इन 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 4, और ये कॉन्सेप्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रीसिएशन। एक्चुअली मैं डेप्रीसिएशन ही करवाना चाहती हूं, वैसे देखिए जरा, सकल पूंजी निर्माण, शुद्ध पूंजी निर्माण और मूल्यह्रास। डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हिंदी में बोलूं तो स्थायी पूंजी का उपभोग तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक एसी खरीदा, एसी बाय किया मैंने। सबसे पहले तो मैं जब भी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मूल्यह्रास बता रही हूँ, तो मैं यहाँ फिक्स्ड एसेट की ही बात करूंगी, यानी कि जो लंबे समय तक चलने वाली संपत्तियां हैं उन्हीं की बात करूंगी।
जैसे मशीनें, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, लॉन्ग पीरियड तक, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। हमेशा डेप्रिसिएशन उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एसी खरीदा, और वो एसी खरीदा अप्रैल 1, 2021 को, और वो खरीदा मैंने 50,000 रुपए का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्च 31, 2022, 1 साल के बाद इस एसी की वैल्यू क्या 50,000 रहेगी? यूज किया है मैंने इसको, कहीं भी यूज कर लो, चाहे मैंने मैंने अपने घर पे यूज किया या मैंने अपनी फैक्ट्री में यूज किया, कहीं पे भी मैंने किया और यूज किया मैंने। तो आपको क्या लगता है? जल्दी से रिप्लाई करना कि क्या एसी 50,000 रुपए का ही है 1 साल बाद भी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और देखो कितना अच्छा है, निशा ने रिप्लाई किया जल्दी से, नो मैम, जया भारती ने रिप्लाई किया। बिल्कुल ऐसे रिप्लाई किया करो जल्दी से ऑनलाइन क्लास के अंदर, दिस इज वेरी गुड। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसे यूज किया है, और अगर आप यूज करते हैं किसी भी उत्पाद को या किसी भी फिक्स्ड एसेट को फॉर 1 ईयर, तो उसकी वैल्यू बट ऑब्वियस से कम हो जाती है। धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है? कम हो जाती है, घिस जाता है। यूज हो गया तो सेकेंड हैंड बन जाता है। तो मान लीजिए वही एसी अब हो गया 45,000 का, मार्केट की वैल्यू लगवाई मैंने, मार्केट में कहते मैडम 45,000 का बिकेगा आपका एसी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू कम हो गई 5,000 से। ये जो वैल्यू 5,000 से कम हो गई, इसे कहोगे मूल्यह्रास। इसको आप कहोगे मूल्यह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अब आप देखो जरा, ये जो ईयर के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू थी, जितने रुपए का आपने से खरीदा था, ये ग्रॉस थी, इसकी सकल मूल्य था, सकल मूल्य, ग्रॉस वैल्यू। और डेप्रिसिएशन जब माइनस कर दिया उसमें से, ब्रैकेट लगा दिया यानी माइनस कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू रह गई डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, वो है इसकी नेट वैल्यू, यानी कि शुद्ध मूल्य। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों मुझे ध्यान से देखना, मुझे ग्रॉस वैल्यू पता है, मान लीजिए एक मशीन की 1 लाख रुपए है, और डेप्रिसिएशन भी पता है 20%, 1 लाख का 20%। तो मुझे इसकी शुद्ध मूल्य बताओ, इसकी नेट वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो सकती है इसकी नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू 1 लाख है, वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। 80,000 बिल्कुल सही, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे मूल्यह्रास की, भैया वही मशीन घिस गई, यूज हो गई 20%, यानी कि 20,000। अगर 20,000 यूज हो गई तो 1 लाख में से 20,000 हटा दो, तो उसकी नेट यानी कि शुद्ध मूल्य इसका रह गया 80,000। तो आप देखो आपने क्या किया, आपने ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो आ गई नेट वैल्यू। ठीक है, ये मैंने यहां लिखा कि अगर आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास माइनस करते हैं, तो यू विल गेट नेट। नेट को क्या कहते हैं? शुद्ध। अपने अपने मीडियम के हिसाब से लिख लीजिएगा। ये सकल और मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन वो आप जानते हैं। तो सकल से शुद्ध बनाने के लिए क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्यों होता है मूल्यह्रास? रीजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भैया मूल्यह्रास के कारण क्या है। तो भाई 3 कारण है मूल्यह्रास के। एक है नॉर्मल वियर एंड टियर, प्रयोग करने से भाई किसी भी चीज को उपयोग करोगे तो उपयोग करने से क्या होगा? उपयोग करने से उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसे नॉर्मल वियर एंड टियर, टूट फूट घिसावट, वो कहते हैं। उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम, समय के हिसाब से कोई चीज नई भी रखोगे ना बंद करके, तो धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी? पैक्ड में भी पुरानी हो जाएगी वो, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लीजिए आप लोगों को मैं एक टी शर्ट गिफ्ट करती हूँ, या मैं आपको स्वेटर गिफ्ट करती हूँ, और वो मैं आपको गिफ्ट किया जब मैंने, आपने उसको बंद करके पड़ा रहने दिया, 3 साल तक पड़ा हुआ है, तीसरे साल निकाल कर जब पहनोगे तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू जो मैंने, सपोज मैंने वो खरीदा था 5,000, तो 5,000 की चीज क्या वो 3 साल बाद 5,000 जैसी है? नहीं, लोग कहेंगे क्या पहन लिया यार, आउटडेटेड है, तो वो भी डेप्रिसिएशन है। हाँ, और तीसरी चीज है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ये समय के
अनुसार हुआ। अच्छे वर्ड्स यूज करना, बुक यूज करनी इसलिए जरूरी होती है। बुक पढ़ना सबसे अच्छा होता है, याद रखिएगा। दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ना, खुद के नोट्स बनाओ। और पैसेज ऑफ टाइम के बाद टेक्नोलॉजी, यस, अभी एक बच्चे ने लिखा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक। तकनीक अगर आउटडेटेड हो जाए, अब मान लीजिए आप बाय करते हो मोबाइल फोन, और वो मोबाइल फोन आपने जो खरीदा वो आपने खरीदा 50,000 का, लेकिन और यूज नहीं किया, पैक है, एज इट इज पैक है। लेकिन हुआ ये कि जिस कंपनी का मोबाइल फोन आपने खरीदा था उसने 4 महीने बाद एक और नया मॉडल मोबाइल फोन का निकाल दिया, और वो जो नया मॉडल निकाला है वो 51,000 का है। आपने 50,000 का नया खरीदा था, कोई नहीं खरीदेगा उसको आपसे 50,000 का, बोलेंगे 51,000 में इससे बेटर आ गया वर्जन, तो आपको तो पड़ा पड़ा क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, मूल्यह्रास हो गया उसका। तो ये 3 रीजन हो सकते हैं मूल्यह्रास के। इसे वैसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसीन, गलत बोल, ऑब्सोलीट से ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं, यानी प्रत्याशित, हिंदी वाला वर्ड नहीं पता, आउटडेटेड एक्चुअली टेक्निक हो जाती है। तो वो आप बुक में से देख लेना। तीसरा पॉइंट यही होता है। तो ये हमने बताया डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं तो आप मुझे बताएंगे ग्रॉस से नेट कैसे बनाते हैं, तो आप बोलेंगे मैडम डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए। बोलो जल्दी से, ग्रॉस से नेट कैसे बनाते हैं? यस। अच्छा, अब उल्टा पूछ लूं, नेट से ग्रॉस कैसे बनाते हैं? नेट से डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। तो देखो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ कहीं छोटा मोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। ये देखो शायद दिखाई दे रहा हो, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस, और ग्रॉस उधर ले जाओ, इतना तो मैथमेटिक्स सीखा ही है 10वीं तक। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। यह हमारा 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि मूल्यह्रास क्या होता है, और ग्रॉस से नेट बनाने में, नेट से ग्रॉस बनाने में इसका यूज कैसे होगा। और ये बच्चे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी काम आने वाला है आगे वाली क्लासेस के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 क्वेश्चन असाइनमेंट के पहले थे, 2 क्वेश्चन और हो गए। टोटल होमवर्क असाइनमेंट आपकी है 6 क्वेश्चन की। आज हमने 2 कॉन्सेप्ट्स कर डाले। हमने किया गुड्स के टाइप क्या होते हैं, और हमने किया डेप्रिसिएशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट करेंगे। दिल्ली अभी दूर है, यानी कि अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें डील करने पड़ेंगे, फिर नेशनल इनकम क्लियर हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी आराम से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।